बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, सो मौसम तो खुशगवार है, लेकिन ठंड की शिद्दत में भी इजाफा महसूस हो रहा है। और आगे प्रडिक्शन भी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह ही हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। सो अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि कल भी जब बारिश होना शुरू हुई हल्की फुल्की, तो लोगों ने खूब इंजॉय किया। जलेबी और समोसों की दुकानों पर रश रहा। सो लाहौरिये तो मौसम को कुछ इसी तरह से इंजॉय करते हैं, लेकिन इस बदलते मौसम में ज़रूर आप ठंड की शिद्दत से महफूज रहने के लिए सूप, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। इसके साथ साथ आज पूरे दिन के हवाले से भी प्रेडिक्शन है कि वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में होगी। सो वेदर अपडेट हम ज़रूर आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमने शेयर करनी है जी आज आपके साथ जो टॉप स्टोरीज हैं वो, और आज की टॉप स्टोरीज क्या है। सबसे पहले पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे। महंगाई का तूफान बरकरार, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा इकदाम, हुकूमत पंजाब का दिल के मरीजों के लिए बड़ा रिलीफ देने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 46 करोड़ रिश्वत का मुकदमा दर्ज। और इतवार बाजारों में आटे की फराहमी की सूरत हाल क्या रही, आज के प्रोग्राम में वो भी बताएंगे आपको। सो ये हैं आज की खबरें, और खबरों की डिटेल्स शेयर करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल कुछ बेहतर नहीं होंगे मेरे ख्याल से, इसीलिए आगाज कर लेते शाहिद सिप्रा साहब आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शायद पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतों की बात कर रही हैं, कुछ वजह से जाहिर बात है आप लोगों ने तो पूरा दिन रोड पे रहना है। आप लोगों का तो काम ही मतलब सारा दिन गाड़ी में पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी ना। देखें, ये अब हर घर की कहानी है कि उनके घर से गाड़ियां तो निकलनी है, मोटर बाइक भी निकलनी है, और उसके बाद सबसे अच्छा, ना सिर्फ गाड़ी चलाने वाले सिप्रा साहब, मोटरसाइकिल सवार भी बहुत परेशान है। नए गुड्स ट्रांसपोर्टर भी इसमें परेशान बिल्कुल होंगे, वो भी कीमतें बढ़ा देंगे। आप देखें, ये पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना सिर्फ मोटर बाइक वाले के लिए नहीं है, उसके बाद गाड़ी वाले का आप कहें कि उस तक महदूद है। इसका जो बड़े पैमाने पर इफेक्ट आता है और जो मुतासरीन है वो हर घर में होता है। उसकी क्या वजह है कि आपकी सब्ज़ी, फ्रूट्स, आपकी अशिया ज़रूरिया की जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, आपने अगर लोकल सफ़र करना है वो है, चिंची से लेकर आपकी बसेस तक, जितनी भी आपकी अर्बन ट्रांसपोर्ट ले लें, उसके बाद बाकी जितनी ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर लें, बराह रास्त उस पर इफ़ेक्ट आएगा। और ये 35 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से कीमत बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। और देखें, अभी भी सुन रहे हैं कि अभी और भी इसकी कीमतों में इजाफा होगा। बेसिकली IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं, और उसी बुनियाद पर हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो चल रही होती है। हमने बिजली की कीमतें भी बढ़ानी हैं, और कल की जो खबर है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बढ़ाएंगे तो मामला चलेगा। 300% जो है गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत से परेशान उसकी तरफ जाएंगे। मैं IMF की बात कर रहा हूँ कि हम इस कदर उसमें जकड़े हुए हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ कह रही होती है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, अनाउंस करने की बात है, या मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है, मुल्क दिवालिया हो रहे, अल्लाह ना करे उनके मुंह में खाक हो, इस तरह की कोई बात करे वो मुझे समझा दीजिए। हम कहते हैं पेट्रोल की कीमत में आगे भी इजाफा होना है, अल्टीमेटली जो हालात नजर आ रहे हैं होना ही होना है। क्यों होना है? आम आदमी को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आलमी मंडी की कीमतें क्या यहाँ पर असरअंदाज इसी तरह से होती रहेंगी? देखिए, माजी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, IMF के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, जो हुकूमत को आज लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यही लोग उनके साथ मुआहदे करके गए हुए। बिल्कुल उन्हीं मुआहदों की रोशनी में आज अमल दरामद शुरू हुआ है, और उस अमल दरामद का क्या मामला निकल रहा है कि आप पिस रहे हैं, और उसका बराह रास्त इफेक्ट आपकी मौजूदा गवर्नमेंट पे आ रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट उसको ऐसा नहीं करती और इस पर अमल दरामद नहीं करती, तो अल्टीमेटली जब आपका जो पैसा है, जो IMF ने आपको पैसे देने हैं, जब आपके ख़जाने में नहीं आएगा, और फिर जो बात की जाती है कि हम दिवालिया हो जाएंगे या उस तरफ चले जाएंगे, तो इससे भी ज़्यादा हालात बिगड़ेंगे। मेरे ख्याल में आज से 3-4 महीने पहले जब मौजूदा आपकी वफाकी हुकूमत ने कहा था कि लोगों को कुछ मुश्किल जो है करना पड़ेगी, तो ये कीमतें उस वक्त बढ़ा लेते तो आज शायद उस तरह का इफ़ेक्ट ना आता।
देखें, एक तरफ आपकी सब्जी की कीमत, फ्रूट्स की, अशिया ज़रूरिया की कीमत मज़ीद रोजाना की बढ़ेंगी। बुनियाद पर नहीं तो यूटिलिटी सिप्रा स्टोर साहब में जो बढ़ा रहे ये हैं पिछली कीमतें। गवर्नमेंट में भी 250 तक पेट्रोल तो गया था तकरीबन। नहीं, उनके अपने स्टेटमेंट है कि 300। अच्छा, माजी में आज देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वुज़रा बयान देते रहे कि हम 300 रुपये लीटर तक ले जाएंगे। 310 रुपये लीटर तक लेकर जाना नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस वक्त कहती थी, उस वक्त उन्होंने रोका, पैसा रुक गया, आपका पैसा रुका। उनको पता था कि अदम एतमाद आ रही है, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो उसका बराह रास्त इफेक्ट आने वाली गवर्नमेंट पे होगा। इधर भी देखिएगा, जब इलेक्शन करीब आएगा इसी तरह के हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो आगे फिर गवर्नमेंट आएगी इसी तरह का मामला बन जब जाएगा। भी ये इलेक्शन करीब आते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे ताकि उनका इलेक्शन बेहतर हो। ऐसे अब 15 दिन का रिलीफ, 1 महीने का और रिलीफ। नून लीग ये भुगत चुकी है कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन थे पिछली 17 सीटों पे या 20 हाँ, वो सीटों उन्होंने पे, नतीजा देख लिया था। नतीजा देख लिया था, जिस तरह के वो सख्त डिसीजन करने पड़े थे कि मार्केट्स को रात 8 बजे बंद किया तो ताजर बरादरी सारी ख़िलाफ़ हो गई, वैसे चीज़ें महंगी की। तो ये तो इस चीज़ का इम्पेक्ट आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हम पेट्रोल डीजल पे ही चलते रहेंगे, दुनिया जो है वो सोलर पे मुंतकिल हो रही है, बाकी अल्टरनेट जो तवानाई के ज़राए हैं उनको यूटिलाइज़ कर रही है और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, उसमें बिजली भी सस्ती बन रही है। मुझे सिर्फ नहीं, ये बता दें गवर्नमेंट अगर साहिब इस पे ना गवर्नमेंट इस पे अगर इनिशिएट लेगी, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलेगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हम यही तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करते रहेंगे, एक तो ये दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, दूसरा हम आपके ही वो जो बड़े बड़े वो साइंसदान हैं वो कहते जा रहे हैं इनके ज़खायर जो हैं वो कम होते जा रही हैं, तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी और अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान महंगाई तो नहीं थमने वाली। अभी मैं देख रही हूँ डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हो गया है। ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो फिर आता ही रहेगा। बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, हर चीज़ बढ़ेगी। पेट्रोल की देखे ना, कीमतें पेट्रोल एक चीज़ है कि गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं इस पर फोकस करती कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराया बढ़ाया था जब ये डीजल पेट्रोल 250 तक गया था, तो अब क्यों फिर दोबारा बढ़ा रहे हैं? एग्जैक्टली अभी तो 250 तक ही है ना, अभी कौन सा 300 पे चला गया है। आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। कल अनाउंस हुआ है कि 250 पे गया है तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया है। क्या जब कीमतें कम होती हैं कभी देखा आपने कि अनाउंस हुआ हो कि किराए कम कर दिए? कभी भी नहीं ऐसा होता। तो इस चीज़ को भी देखा जाए कि किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है। कम अज़ कम गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ पर नज़र रखें कि क्या पहले भी ये कीमतें थी तो क्या रेट्स थे, किराया क्या था। तो ये एकदम जो यही तो एक सिस्टम है कि एक तो इजाफा हो जाता है, दूसरा फिर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं होता। अब आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा जी सब्जी मजीद महंगी होगी क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। आपकी सब्जियां दूसरे शहरों से जब सुबह के टाइम आती हैं तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इवन आप कोई भी चीज़ लेने के लिए चले जाए, बाजार में कपड़े की खरीदारी के लिए चले जाएँ, पेट्रोल डॉलर 2 रीज़न बताई जाती है महंगाई की। ये नहीं थमना तो महंगाई का तूफान ऐसे ही रहना है। देखें, डॉलर की आप बात कर रही हैं, ये एक वेव है। आप पैसे के, डॉलर बढ़ता है पैसे के हिसाब से, मार्केट में कीमत रुपए के हिसाब से रुपए के बढ़ती है। हिसाब से बढ़ती है, बिल्कुल। देखे ना, उसका जो मार्केट पे इफेक्ट आता है वो बहुत बुरा आता है। मैं कल ही अभी लेके आया हूँ, घर का राशन लेके आया हूँ, तो मैं जो घी जो 515 रुपये था तो वो 545 था। मतलब ये विद इन 27 to 28 डेज में इतना फ़र्क आया। तो मुझे बताएं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। चीनी की कीमत बढ़ी हुई है। आप चाय की कीमत जो है वो जो 1,000 कुछ का थी वो कल 1283 रुपये की। मुझे बताएं कि आम जो सारिफ है जो जब ख़रीदारी करेगा जाके जनरल स्टोर से या करियाना स्टोर से, हम ज़्यादा लोग तो तनख्वाहदार तबका है ना हमारा, मतवसत तबका है या उससे निचली सतह पे रोज़ाना की उजरत कमाने वाला तबका है। जब वो जाकर आपने कुछ ख़रीदेगा, आप तो कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़ा तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो ईद और बकरा ईद पर जाकर खुशी पे जाके कुछ खरीदारी करे, अदरवाइज तो नहीं है लोग। अब नहीं लोगों की और अब वो सकत भी नहीं रही। अब कल देखिए, कल या जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी उसके बाद शाम तक अगर शहर से आप बाहर निकली हैं तो आपको पेट्रोल पंप शहर में जो है वो खाली नजर आए, ऐसे ही है, खाली पड़े हुए हैं। आज भी अगर आप खाली पड़े हुए हैं, उसकी क्या वजह है कि ला तो लोगों ने पहले उसमें पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। जब 2 दिन से र्यूमर चल रही थी कि पेट्रोल 83 रुपये की समरी चली गई है, 35 रुपये तक 33 रुपये तक इजाफे मतवक्के है, लोगों ने डलवा लिया। देखें, इस वक्त हर बंदा मुतासिर है। उस मुतासरीन का या उनके मामलात का मदावा किसने करना है? आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही है सारे पेट्रोलियम मसनूआत। और हमारी सियासत, हमारे इंतखाबात 4 चीज़ों पर होते हैं।
पेट्रोल और डीजल पे, बिजली और गैस पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम बुनियादी बाकी ज़रूरतें दाल, ना हर रोज़ घी, इस्तेमाल होनी चीनी है। हम इसको देखते ही नहीं। ये चार चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन होती है उसमें तालीम सेहत आ जाती है, वो नारा होता है। इसलिए विफाक इस वक्त मुश्किल में ज़रूर होगा, लेकिन अवाम उससे ज़्यादा मुश्किल में है कि लोगों का गुजर बसरा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल का तमाम तर असर अवाम पे होता है। अब जो चीज़ महंगी होती है, हम अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर देंगे। अब वो लोग जिन्होंने अपनी नौकरियों पे जाना है, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, वो क्या करें? कोई उनके पास मुतबादिल तो मौजूद नहीं है ना साई साहब। ना शायद ज़रूरिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, घरों के किराए बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जितने भी वो तो खुशखबरी सुना दी है सिप्रा साहब ने, आने वाले दिनों में क्या बुनियादी होने चीज़ें वाला बढ़ती है। जा रही है। जो पर कैपिटा इनकम है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। वो वहीं पे स्टाफ लगा हुआ है जहाँ पे आई से 2 साल पहले थी, और 1,000 रुपया फ़र्ज करो या 1200 रुपया एक बंदा दिहाड़ी का कमा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है रात का खाना पूरा करना बच्चों के लिए। और स्कूल कैसे भेजेगा, कोई बीमार हो जाए उसकी मेडिसिन कैसे लेगा, बाकी चीज़ें कैसे करेगा। तो इस पे गवर्नमेंट को सीरियस जो है वो नोटिस लेना पड़ेगा कि लोगों की इतनी अब सकत नहीं रही कि जितनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ ही तो आपकी पहुंच से दूर हो गई है। सही क्या आपने। आप बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, आप यकीन करें इतने इतने वेल ड्रेस्ड लोग आपसे वो चोरी छुपे बात करके करें, बात सुने, हमें इतने पैसे देना, हमें ये चीज़ लेनी है, तो यकीन करें इस बात शायद से डर सिप्रा आता साहब है, हम इस खौफ आता तरफ है। क्यों नहीं आ रहे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके पेट्रोल के शशके कम करें, इनके शहाना अखराजात को कम करें, फिर रह के आपका कसर तो सारी आवाम पे निकलती है, किधर जाए आवाम पे। हाँ, ये अच्छा आपका मशवरा है, कल सोशल मीडिया पे भी चलता रहा कि आप तमाम ब्यूरोक्रेसी, आपके जितने आप इनका सिविल फ्यूल कट सर्वेंट्स हैं, करें, आप इनका बिजली का जो आपने सरकारी, अच्छा ये पहले 50% हुआ भी था, उसमें से भी निकल जाएं, इनको माइनस में लेके जाएं, इनको इनके पास करें, किस चीज़ की कमी है? बिजली के बिल्स इनसे वसूल करें, आपका जो फ्यूल के इनको मुफ्त सप्लाई दे रहे हैं, अरबों रुपए जो उस पर अखराजात आते हैं वो वापस लें, ताकि अपने दफातर में बैठे हुए इनको भी कुछ महसूस एहसास हो। नहीं, इनकी मैं तो चीज़ें फिक्स होनी चाहिए ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सरकारी साई साहब शायद इस बात से एग्री करें या ना करें, एक सरकारी ऑफिसर है, आप उसको OSD बनाएं या उसको कोई भी सज़ा दें, उससे सरकारी गाड़ी और पेट्रोल ले लें, वो ख़त्म हो जाएगा। उसको दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगेगा कि अपनी गाड़ी चलाना पड़े, अपना ड्राइवर हो और अपना पेट्रोल डलवाना पड़े। ये मुश्किल तरीन काम होता है किसी भी सरकारी ऑफिसर के लिए। शिप्रा साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि इनका पेट्रोल फिक्स होना चाहिए ना जी। ये अनलिमिटेड जो है वो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉइंट ना कि इनको भी तो एहसास हो। फर्क है 200 लीटर पेट्रोल मिल जाना चाहिए ना। वैसे तो असूलन जो भी है, कोई ऐसे अफसरान जो फील्ड में काम नहीं कर रहे, उनका कानून ये कहता है कि सिर्फ ड्राइवर इनको लेगा घर से और ऑफिस ड्रॉप करेगा, और ऑफिस से लेगा तो घर ड्रॉप करेगा। सर उनके तो बच्चे भी सरकारी गाड़ी गाड़ी दफ्तर में पार्क होगी, पूल में खड़ी होगी, और यहाँ पे तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी जगह। बेगमात शॉपिंग करने सरकारी गाड़ियों पे जाती हैं। आप सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, आपको सरकारी कई गाड़ियां अफसरान के ससुराल में भी गाड़ियां हैं, किसी की बहन के घर में भी गाड़ियां, और कई कई गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। इस मुल्क की तकदीर जो है वो सारी ये बड़े बड़े लोग खराब कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अवाम का गिला साई साहब बिल्कुल ठीक है, मुनासिब नहीं समझता। जाती इस्तेमाल में तो चले मान ली बात, लेकिन वो आगे रिश्तेदारों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया हुआ है, घर लेके दिए, आप बिल्कुल रिश्वत ले रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, आप ठेकेदारों से अकोमोडेट हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार का माल इस तरह ना खाएं। इस मुल्क हम टैक्स भी दे रहे हैं, शायद सिप्रा साहब आप टैक्स अदा नहीं करते हैं, टैक्स भी अदा कर रहे हैं हम। आप एक टॉफी गोली से लेके जो भी हर चीज पे आप टैक्स भी दे रहे हैं। आप महंगाई जो भी बिल बनवाना आपने उस पर देना है ना, 1 रुपया तो आपने देना ही देना है, बाकी टैक्सेस तो उसके अलावा हैं, वो भी होना है। तो देखें, आप सारा मलबा अवाम पे डाल दें कि ये अवाम ने ही सारा कुछ करना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब कीमतें कुछ बढ़ा लें, अब वो साई साहब की बात बिल्कुल ठीक है, अगर चेक एंड बैलेंस हो तो बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जिस तरह इन्होंने मिसाल भी दिया कि ट्रांसपोर्टर्स ने अगर कोई किराया बढ़ा दिया तो वापस नहीं होना, इसी तरह निचली सतह पे भी है, अगर सब्जियों की कीमत बढ़ गई तो वापस नहीं होना, फ्रूट की कीमत बढ़ गई नहीं होनी, चावल, घी, चीनी, अशियाए ज़रूरियात जितनी हैं इनकी कीमतें बढ़ गई, वापस नहीं होनी। तो ये किसने करवानी है? मुझे बताएं कि सबसे जो आपको किसी भी बड़े किसी मॉल में आप चले जाएं,
वहाँ पे सबसे जो अजीबो गरीब काउंटर आपको नजर आएगा ना, वो डीसी काउंटर नजर आएगा, जिसका कोई पुरसान हाल ही नहीं होगा। नहीं वहाँ पे कोई वहाँ चीजें पे ऐसी बड़ा होती बड़ा हैं। लिखे होगा खाली बड़ा डीसी होता है, काउंटर, खाली बड़ा होता है, वहाँ नहीं, जाकर नहीं, कोई- देखो जिसको वो है कोई ही। पूछने वाला ही नहीं है। तो फिर इस लेवल पे जब आप जाएंगे कि आपने अपना काउंटर रखवा दिया है, उसके बावजूद उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल। उसको देखने नहीं वाला वहाँ कोई पे नहीं जो है, तो फिर चीजें किस पड़ी तरह हैं आप ये कर वो सकते हैं? खाने के काबिल ही नहीं, इस्तेमाल के यही काबिल ही वजह है ना, नहीं। वहाँ पे ये जाता देखा ना, नहीं ये है। मौसम चल रहा है, किन्नों का मौसम है, ये सब्जियों में मटर है, इस तरह की चीजें हैं, ये भी पहुंच से दूर हैं। किन्नों में कल दे उससे पूछ रहा था तो कह रहा 400 रुपये दर्जन है। हाँ, तो अंदाजा ये करो। बताएं कि किन्नों ये इन दिनों प्याज में ही नहीं तो खत्म हो रहा, 270 रुपए का किलो प्याज और है। ये वो चीजें हैं कि आपने हर रोज जो भी खाना बनाना है, दाल बनाए, सब्जी बनाए, चिकन बनाए, गोश्त बनाए, आपको प्याज का इस्तेमाल तो करना ही करना है। कहाँ जाए अवाम? इतवार बाजार की सूरत हाल हमने डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वहाँ क्या हालात रहे कल, वो आपको बताएंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल संडे था तो इतवार बाजार शहर में लगाए जाते हैं नाम का शहरियों को रिलीफ देने के लिए। अब हुआ ये है जी, अब शहरी ये कह रहे हैं दर्जा दोम की सब्जियां दर्जा अव्वल के रेट पर मिल रही हैं। प्राइस चेकिंग के लिए इंतजामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था। ये हम गुलशन रावी इतवार बाजार की बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्वालिटी ठीक ना होने पर इंतजामिया की कारकर्दगी से जो लोग आ रहे थे वो मुतमईन दिखाई नहीं दिए। और इतवार बाजार में आटे के मुख्तलिफ रेट थे, सारिफीन की लंबी कतारें लगी रही। अब जब मैं अपने घर का करीबी बाजार छोड़कर किसी भी इतवार बाजार में जाऊंगी तो मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे कुछ सस्ती और अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि आपने 4-5 दिन के लिए भी प्याज की हमने बात की, तो आप कम से कम इतना स्टॉक तो लेकर आएंगे कि 3-4-5 दिन आपके अच्छे गुजर जाए। अगर आप सब स्टैंडर्ड चीज़ ले आएंगे तो फिर तो एक दिन भी नहीं आपकी वो चीज़ गुजारेगी। शायद से पैसा आपका कभी इत्तेफाक हुआ है? आपके पास है गुलशन रावी इतवार नहीं, बाजार? मेरा इतवार बाजार जाने का इत्तेफाक। अच्छा, आपके शायद किसी भी इतवार बाजार में नहीं जाना हुआ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा जाना हुआ और साइज साहब का शायद हुआ हो, लेकिन मेरा जाना हुआ है। वहाँ 3 से 4 किस्म की जो रेट्स हैं वो लगाए जाते हैं। एक चीज़ है वो आपकी आई है किसी चीज़ में, उसमें से अच्छी चीज़ आपने उसका अलहदा रेट लगाना, दरमियानी चीज़ का अलहदा, और बाद में मंडी से वो एक ही चीज़ में एक बोरी है, उसमें एक ही बोली है, एक ही रेट पे वो सारी चीज़ आई है। आपने आके उसकी छांटी करनी, आगे छांटी होनी है, फिर उसमें और सबसे जो ख़राब होगी उस पे वो छोटी सी आपको पर्ची जो है वो मार्कर के साथ नहीं, वो लगी सबसे नजर नुमाया आएगी, होगी। नुमाया होगी और वो आपकी लगी होगी। वो कौन है जी? ये सरकारी रेट है आपने। अच्छा, फिर आम आदमी क्यों इतवार बाज़ार की तरफ आता है? उसको यही होता है कि थोड़ी कम कीमत पे और मयार की चीज़ उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा आज तक मुमकिन नहीं हुआ। मैं कवर करने भी जाता रहूँ और मेरा वैसे भी इत्तेफाक होता है उसकी ख़रीदारी करने के लिए। अब जब बंदा सब्ज़ी ख़रीदने या फ्रूट ख़रीदने गया है तो उसकी कोशिश, जिस तरह आप अपने इंट्रो में कह रही थी, उसकी ये कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी और मयारी चीज़ ख़रीदी जाए। तो दुकानदार का बड़े वाज़े जवाब होता है कि अगर आपने सरकारी रेट पे लेनी है तो ये तीसरे दर्जे की जो पड़ी है ये आपने सरकारी पे लेनी है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, और फिर उसमें आपका तकरीबन 30 to 35% जो है वो इंक्रीज़ होता है रेट। अगर 70 रुपये सरकारी रेट है तो 100 रुपये का जो उसने छांटी करके रखी है आपने उसका, अल्टीमेटली आप 100 रुपये पे जाएंगे और वो ख़रीदारी करेंगे। मुझे बताएं कि आप वही 100 रुपये के साथ जो आपकी गली मोहल्ले में दुकान सजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 110 रुपये ले लेगा। आपने तेल लगाना, टाइम निकालना, उसके बाद जाना, ख़रीदारी करके वापस आना, और मोहल्ले में आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हाँ। मोहल्ले का दुकानदार या आपके जो इलाके का दुकानदार है वो आपका हाथ नहीं रोकेगा। इससे आप कहेंगे कि आप अपनी पसंद की कीमत ले रहे हो, हमें अपनी पसंद की चीज़ नहीं लेने देंगे, आपका हाथ रोक लेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है कि आपका जो सरकारी मशीनरी वहाँ है उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है दुकानदारों का। अच्छा, फिर ये भी है जो पता चलता है कि दुकान पे जो खड़ा बंदा है वो उसने तो 800 रात दिहाड़ी लेनी है, उसका प्रॉफिट तो रात किसी इन्वेस्टर ने लेके जाना है, किसी और ने लगवाई हुई है। तो फिर इस तरह के जब मामला चलते हैं इतने हिस्से निकलेंगे। और अच्छा, दूसरी बात, इतवार बाजार का आप देखें जी, तंबू लाने ना करोड़ों रुपए का बजट है और गवर्नमेंट इतना लाख रुपए का तेल दो फिर बत्तियां बदलन गया। ये चीज़ें होनी है, कागजी कार्रवाई मुकम्मल होगी, आपका बजट जा रहा होगा, लेकिन उसका बराह रास्त जो जिसके लिए फ़ायदा देना है, आवाम को देना है, वो 0% कुछ भी नहीं होता। कीमतों का इस्तेहकाम नहीं, चीज़ें इंतहाई नाकस हैं, वो खाने के काबिल नहीं। वो गरीब आदमी को इन्होंने एक वैसे ही वो धोखा दिया हुआ है कि ये चीज़ें सस्ती हैं। कोई बंदा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आ रहा है और जब वहाँ बाज़ार आता है
तो वो चीज़ ख़रीदने के काबिल ही नहीं होती। और जो आटे के रेट्स हैं, आप आटा किसी बड़े स्टोर से लेंगे वो बहुत अच्छा होगा, वही आटा अगर आप वो सस्ते बाज़ार से लेंगे जो कहते हैं सब्सिडाइज आटा, उसकी क्वालिटी और होगी। और उसी तरह जो दीगर चीज़ें, जिस तरह सिपरा साहब बता रहे हैं कि सब्ज़ियों के रेट्स इन्होंने मुख्तलिफ़ कीमतें मुतय्यन की होती हैं, बात सोचने की ये है कि अगर आपने सस्ते बाज़ार लगाए हैं, उस पर आपने इतना बजट, उसकी आप बाकायदा तौर पे हर साल करोड़ों रुपए वसूल करते हैं सरकार से कि हम इतवार बाज़ार लगा रहे हैं, तो उसमें आवाम को रिलीफ भी उस तरह मिलना चाहिए। अगर आप चीज़ें नाकस दे रहे हैं, सब्जियां गली सड़ी दे रहे हैं, जो गरीब मकसद तो ये है ना, गरीब आदमी को रिलीफ देना है। गरीब को बड़ा आदमी तो वैसे ही बड़ी साहिब साहब एक अपडेट है अपने नाजरीन के साथ शेयर कर देते हैं। डॉलर में इजाफा, कारोबारी दिन का आगाज और सुबह सवेरे ही हम देख रहे हैं जी डॉलर की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे का इजाफा हो गया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जी, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। सईद ने ज्वाइन किया है। सईद कहिए। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में रुपए है वो मजीद कमजोर और डॉलर तगड़ा होना शुरू हो चुका है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और आगाज में ही डॉलर जो है वो 1 रुपये 40 पैसे है वो महंगा हो चुका है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 262 रुपये 60 पैसे बढ़कर 264 रुपए की बुलंद सतह पर है वो जारी है। और 7 कारोबारी रोज में डॉलर है वो 34 रुपये 33 पैसे है वो महंगा हो चुका है। और 34 रुपये महंगा होने पे के बाद पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए का बोझ है वो बढ़ चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर से महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी अब नुमाया इजाफा है वो नजर आएगा और उसके असरात है वो आम मार्केट में भी पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया सईद। हाई कोर्ट से एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक केस की समाअत, अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत ने केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती कार्रवाई का अहवाल मलिक अशरफ साहब बता रहे हैं। जी कहिए मलिक साहब। केस का बता दें, कौन से केस की बात कर रहे हैं? जी मलिक साहब, पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जिस केस की समाअत हुई, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने एक तो इलेक्शन कमीशन को और सेक्रेटरी टू गवर्नर को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब तलब किया है। जैसे जवाब हसन की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे पीटीआई के रहनुमा असद उमर की समेत दीगर की दरखास्तों पर यह समाअत हुई है, जिसमें असद उमर समेत दीगर वकला रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। तो अदालत में उनका मौक़िफ़ ये था कि जो कानून आइन के मुताबिक जो तारीख मुकर्रर करना 90 रोज़ के अंदर वो लाजम है, जिसमें उन्होंने अपने दलाइल भी दिए। और अदालत ने उनके दलाइल सुनने के बाद एक तो सेक्रेटरी टू गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। महंगाई के बाद कुछ अच्छी खबर भी आपसे शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका मूड अच्छा कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इकदाम है। निगरान वज़ीर आला की जानिब से बहुत बड़ा इकदाम ये उठाया गया। दिल के मरीजों को 24 घंटे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत देने का फैसला किया गया है। मैं तो ये कहूँगी ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जो मैंने अस्पताल में ख़ासतौर पर PIC में हालात देखे हैं, मरीज़ बेचारे इधर उधर भटक रहे होते हैं कि कोई मिल जाए तो उनका इलाज हो जाए, अदरवाइज़ वहाँ पे मरीज़ों का कोई पुरसानी हाल नहीं। साई साहब, ना ये निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को थोड़ा वक्त दें। अभी तो ये चूँकि जब भी निगरान सेटअप आता है तो इलेक्शन के लिए तकर्रो तबादले होते हैं, वो इसी चीज़ में है, कबीना बनाई है। इस चीज़ से जब निकलेंगे और 2-4 दिन लगेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ाल नज़र आएंगे। तो देखिएगा कि किस तरह हॉस्पिटल्स की कंडीशन बेहतर करेंगे, चूँकि उनके पास बड़े महदूद वसाइल होंगे, चूँकि वो निगरान सेटअप के लिए आए हैं। तो जब निगरान सेटअप के लिए आएंगे, जितना उनको वक्त मिलेगा उसमें मेरा ये दिल कहता है कि वो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करेंगे कि हेल्थ के जो बुनियादी मामलात हैं उनको ठीक करेंगे। आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट दावा करती थी हेल्थ और एजुकेशन का, और जिस तरह हेल्थ का बेड़ा गर्क मैडम यास्मीन राशिद ने किया, वो अद्वियात बंद कर दी, कैंसर वालों की अद्वियात बंद कर दी, ये तमाम सहूलियात बंद कर दी। आपको मामूली अद्वियात, आपके जो आम अद्वियात अस्पतालों से ना, जो फंड्स वाले काम है ना, उनको बेशक आप डिले कर दें, उसमें ताख़ीर कर दें, लेकिन जो सिर्फ आपकी अच्छी मैनेजमेंट से चीज़ें ठीक हो सकती हैं ना, उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग आते हैं PIC में पंजाब भर से, पाकिस्तान भर से चेकअप के लिए,
लेकिन जब वो आए तो ये बुनियादी चीज़ें एंजियोप्लास्टी की और दीगर जिस तरह के छोटे छोटे टेस्ट हैं या दीगर इस तरह के मामला हैं, अगर उनकी वजह से वो बेचारे बाहर, वो आपने देखा है कहाँ पार्कों में लेटे होते हैं और वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती, वहाँ पे बेड नहीं मिलते, तो कम से कम ये चीज़ें 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए। ये निगरान वज़ीर का बड़ा अच्छा इकदाम है, देखिएगा आने वाले दिनों में। अच्छा इकदाम मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी उम्मीदें डॉक्टर जावेद अकरम से भी मेरी वाबस्ता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उनको जिस तरह हमेशा फील्ड में काम करते देखा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर वो तमाम मामला देखेंगे शायद सिप्रा साहब बहुत लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। देखें बिल्कुल जिस तरह साहिब साहब कह रहे हैं कि अभी टाइम कैबिनेट बन गई, बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और जब सिस्टम एक आ जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो उसके बाद चीज़ें चलेंगी। मुझे बताएं कि आपके निगरान वज़ीर आला वो हैं जो अपनी स्क्रीन पे कहते हैं कि हमने पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करना है, और जब उनको बराह रास्त उनको अख्तियार दे दिया जाए कि आपने पब्लिक ऑफिस में बैठ के उनको एड्रेस करना है, तो वो किस तरह करेंगे? बिल्कुल सही। तो ये तालीम और सेहत का नारा इलेक्शन से कबल तो लगता है, लेकिन इस पर अमल दरामद अगर निगरान गवर्नमेंट कर जाए, और जिस तरह अमराज कल्ब की बात आप कर रहे हैं, इंतहाई सेंसिटिव मामला है कि आप एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं, लोग सिफारिशें करवाते हैं, व्हील चेयर्स पर पेशेंट्स बैठे होते हैं, उनको ड्रिप्स लगी होती हैं, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। PIC जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बेचारे, अच्छा फिर एज फैक्टर बड़ा काउंट हो रहा होता है, ज़्यादातर मरीज जो होते हैं 50+ के होते हैं, बड़ी मुश्किल में होते हैं। अब क्या कहा गया कि 24 घंटे के दौरान उनको ये सहूलत दी जाएगी। अगर एंजियोप्लास्टी जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या है कि आपको जो पेशेंट है उसका इंटरनली पता चल जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरफ जाना है, और डॉक्टर्स ने अल्टीमेटली उसको ट्रीटमेंट देना है, अद्वियात देनी है। तो मेरे ख्याल में बाकी दीगर जितने हॉस्पिटल्स हैं उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा कार्डियोलॉजी है। फिर उसमें आपके प्राइवेट लोग जो हैं, गौर इजाज़ साहब का बड़ा नाम है उसमें कि उनकी मदद शामिल है। उसके बाद और बहुत सारे मुखैर हज़रात हैं जिनकी मदद से फ्रेंड्स ऑफ PIC बनाया गया, वहाँ बेड्स लगाए गए और सारी चीज़ें लगाई गई, उसके बाद वहाँ पर इलाज जा रहा है। तो मेरे ख्याल में CM साहब को जिस तरह साहिब साहब कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दें, तनकीद तो हो रही है, लेकिन तनकीद बजाय इस्लाह अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर है। पब्लिक की जब बात होगी, आवाम के मसाइल जब एड्रेस होंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, आवाम का ही होगा। इसलिए जो आने वाली गवर्नमेंट हो, जो मौजूदा गवर्नमेंट हो, अगर आवाम के फलाह की बात करेगी, फलाह के मंसूबों को आगे बढ़ाएगी और निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत को आगे बढ़ाएगी, तो मेरे ख्याल में वही कामयाब। और मेरे ख्याल से ये वो बुनियादी मसला है जो आवाम का अगर हल हो जाए, अस्पतालों में आवाम को सिर्फ बुनियादी सहूलियात मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो अस्पतालों में खुदा न खास्ता आप मदहोश हुए अपने मरीज़ को लेकर जाएं तो एमरजेंसी में कोई नहीं सुन रहा होता। सो ये अगर चीज़ें आवाम तक आसानी से पहुँचना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। खैर, हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताना है बाहर के मौसम की सूरत। कोमल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बाहर से। जी कोमल, कहिए मौसम कैसा है आज का? जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर में आज खुशगवार मौसम की बहार उतर आई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसमें पत्ते झूम रहे हैं, शहरी घूम रहे हैं, और यूं जो है लाहौर का मौसम मज़ीद मुनफरिद अंदाज में जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। बात की जाए शहर लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से, तो चूँकि हवाएँ ठंडी ठंडी चल रही हैं तो दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज शाम के औकात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कल भी जो बारिशों के सिलसिले ने शहर लाहौर में एंट्री की है उसको शहरियों ने खूब इंजॉय किया है, और आज भी उसी अंदाज में शहर लाहौर में फिर से बारिश बरसेगी, फिर से शहरी इंजॉय करेंगे। और बात की जाए आज फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो इस वक्त 140 रिकॉर्ड की गई है। बारिशों की वजह से थोड़ी सी बेहतरी देखने में नज़र आई है, लेकिन अभी भी जो है वो आप ये कह सकते हैं ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 140 रिकॉर्ड की गई है। तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है, क्योंकि हसास ग्रुप के लिए ताहाल जो है ये बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, थैंक यू कोमल, मौसम के बारे में आपने हमें बताया। अगली खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 46 करोड़ रुपए रिश्वत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। महकमा मौसलात और तामीरात के कई अफसर मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते और करोड़ों रुपए रिश्वत लेते। एक अभी ये मामला सामने आया, मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत सारे आपके पास स्कैंडल आना शुरू हो जाएंगे शायद सिप्रा साहब। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी हो सकता आ जाएं, उस पर भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे जब ये सारा मामला हो रहा था, और बाकी जो इसमें दौरान भर्ती भी कुछ हुई उस पर भी मामला सामने आएंगे।
और ये तो एक केस आया, आपने ठीक कहा कि एक सूबाई वज़ीर का नाम उसमें आया है जो एक्स वज़ीर हैं उनके, और उसके साथ ये इनका नाम आया है। ये होता है कि आप सरकारी ठेके जितने भी होते हैं ठेकेदारों को पैसे देना पड़ते हैं, उसकी बुनियाद पर इनको पैसे मिलते हैं। ये अरबों रुपए के जो फंड्स डाइवर्ट होते हैं, जो अरबों रुपए के फंड्स किसी जगह पे तरक्याती स्कीमों में इस्तेमाल होते हैं, आखिरी काम किसने करना होता है? ठेकेदार नहीं करना है। Obviously. और वो ठेकेदार जो आपको ज़्यादा कमीशन देगा उसी को ही ठेका मिल जाना है, चाहे आप उसको इश्तिहार दें, चाहे बोली लगाएं, चाहे ओपन बिडिंग करें, जो मर्जी करें, ये चीज़ें फिक्स आप हैं। मिलना फिक्स होता है। उनको पता होता है कि ये ठेका इसको देना है, ये उसी को मिल ही जाना है। अना भी ये उसी की तो बुनियाद पे वो हुआ है। चीज़ें हैं ना, ये जो पॉइंट आउट हो सकती हैं। अगर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जितना माल कमाया है अगर वो कभी हाईलाइट हो और उस पर मुकदमा दर्ज हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं महकमा एक्साइज़ की जो बीट है ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन जो इस दौरान हुआ है कि एक प्राइवेट बंदे ने इसको हाईजैक किया हुआ था। हर बंदे की ट्रांसफ़र एक दिन में बंदा फ़र्ज़ करें मुल्तान जा रहा है तो अगले दिन वो वापस आ रहा है, ये किस तरह मुमकिन है? और यही इनके लगाए हुए लोग इनको इस तरह अकोमोडेट कर रहे थे कि एक जो स्पिरिट का लाइसेंस है पिछले 3 साल से रुका हुआ था, तो डीजी साहब ने ज़ाती तौर पे पेन लेके 3 दिन के अंदर अंदर बना के फाइल अपने पास दबा के वो लाइसेंस मोहनस साहब के हवाले करके आए थे। अंदाजा तो इस करें। तरह के जब मामला चल रहे हों, आप देखें कभी सीसीटीवी निकलवा के देखी जाए कौन कौन से अफसरान रोज़ाना आके मोहम्मद खान भट्टी को मिलते थे और कितने दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो ये कैसे पॉसिबल था, किस तरह ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और किस तरह लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहे थे, ये देखना होगा। दूसरी बात ये है कि CNW का कहते हैं महकमा जो है ना, वहाँ पे तो आपने एक छोटी सी ट्रांसफ़र भी करवानी है, उसमें बड़ा माल चाहिए होता है। तो ये भट्टी साहब ने पूरा इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। चौधरी साहब की वजारत आला का बहुत ज़्यादा मज़ा तो उनके बेटे ने भी लिया है, लेकिन उससे ज़्यादा भट्टी साहब ने लिया, क्योंकि मैं भट्टी कहती हूँ साहब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नहीं तो चोई साहब ने नहीं लिया। और चौधरी साहब ने तो चलो वो बुजुर्ग है लेकिन उन्होंने तो खुलेआम ऐसा ना करें, जितने ऐसा फंड्स बिल्कुल। लेकिन मज़े की बात यह है कि भट्टी साहब ने जो वो लूट लेकिन मार- 46 करोड़ रुपए ये कम कुछ भी रकम नहीं नहीं है। है, एक ठेके की मार है। मैं हम क्या कहता कर हूँ रहे ये हैं आप? सारे अफसरान जो ये थे, एक ठेके की कमीशन है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत कुछ भी छोटी नहीं सी अमाउंट है, ये बड़ी बहुत छोटी सी अमाउंट है। ना ये जो सारे कुछ भी नहीं अफसरान, ये जो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बड़ी नफरत करती है फिर तो ये अच्छा खासा पैसा समेट के लेकिन गए मैंने हैं। पिछले 4-5 माह जो वो रहे हैं और उनके हर बंदे के मुंह में था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल लें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सारे उनकी ताबेदारी करते थे अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो अल्लाह के वास्ते हो रही थी सारी या मेरिट पे हो रही थी? मेरिट पे हो रही हो तो आप जाते ही नहीं, आपने काम करना है, किसी जगह बिठा दें वो काम करेंगे। तो भट्टी साहब ने अपना पूरा जो टन्योर है वो बड़ा इंजॉय किया है, और इस पे अगर एहतसाब हो और अच्छे तरीके से एहतसाब हो, ये मुकदमात के बाद उसी तरह तफ्तीश हो जिस तरह एक आम मुलज़म की होती है, जिस तरह वो पांचा लगाते हैं पुलिस वाले। ये बहुत तो फिर ज़रूरी आपको है बड़ी साहिब चीज़ें साहब, आपको किसी को मिसाल बनाना है, इस तरह पैसा लूट मार मचाई गई है, मतलब आप किसी को शायद सिप्रा साहब अगर मिसाल ही नहीं बनाएंगे तो फिर जिसका जो दिल करेगा, जैसे पहले कर रहा है वो करता चला जाएगा। देखें जिस तरह ये मामला चला है ना, पहले उस्मान बुज़दार की जो जब वो वज़ीर आला रहे उस वक्त भी बहुत सारे केसेस सामने आए। अब देखें एंटी करप्शन में गए, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही जब CM बने तो वो थोड़ा ही टाइम था, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाना तो फिर वो ऑल इन ऑल वो थे बिल्कुल कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है वो भी है। यहाँ हमारे आलमी ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी बेवा का अगर केस चला जाए पेंशन का तो वो फाइलों की नज़र ही रहेगा, उसको नहीं मिलेगा। सिप्रा साहब, ये मैं किसी की आपको बता रहा हूँ, पेंशन का शाही कोई- साहब शाही साहब की मिसेज की डेथ हुए तकरीबन 3 माह हो गए और अभी तक उनकी एक सीट जनरेट होनी है। वो मैं परसों गया था, जानबूझ के ऊपर डॉक्यूमेंट्स और थे, नीचे किसी और के लगा दिए थे और अभी तक महकमा हेल्थ के पास वो पड़ा है, उनकी सीट जनरेट नहीं हो सकी, 3 माह हो गए। इस तरह के हालात हैं महकमों में। जो आपने नॉन सीरियस लोग, सिफारशी लोग लगाए हैं, वो अपनी जो पैसे दे के लगे हैं वो पहले पूरे करेंगे या काम करेंगे? सही कहा आपने। तो ये सारा उदम मचा हुआ था। भट्टी साहब ने बिल्कुल समझा हुआ था कि वो अपने गांव की पंचायत लगाते हैं। सुबह आते थे, दर्जनों अफसरान उनके पास हाज़िर होते थे पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, और जितनी भी बड़ी पैसे वाली सीटें थी उन पे सारे इनके अपने बंदे लगे हुए थे। और इनके ऐसे मशीरान हैं जो इनको हर चीज़ बता रहे होते हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में फ़लाँ सीट इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ डिपार्टमेंट में फ़लाँ सीट इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक्साइज़ में देखा है कि एक प्राइवेट बंदा, रिटायर्ड बंदा, इस बात का ठेका करके आया था मिनिस्टर एक्साइज़ से कि आपका इलेक्शन मैं लड़वाऊँगा, आप सारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है और सारे मामला मुझे देखने दो। मिनिस्टर साहब तो आगे कठपुतली बने हुए थे, आसफ नकवी साहब, सारा मामला तो वो देख रहा था। और जितना ख़राबी हुई है एक्साइज़ में,
इसी तरह मुझे लगता है ये सारे सिर्फ दायरे एक डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो हर जगह पर धूम मचाई गई है और पैसे पे लूट मार की गई है। खैर, अब ये सिलसिला खुलना शुरू हो गया तो देखें कहाँ तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद नाज़रीन ज्वाइन करेंगे। ये मुआशरे की वो तल्ख हकीकत है जिससे हम जितना मर्जी मुंह फेरना चाहें और जितना मर्जी जदीद और जिद्दत की तरफ जाने के दावे कर लें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात, घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात किसी भी दौर में हमने ये नहीं देखा कि ये कम हों। क्यों ऐसा है? क्यों हम घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात, अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ जिसमें घरेलू मुलाजिम की टांगें जला दी गई और इस एक्ट में मुलव्विस कौन लोग थे? खुद दोनों सरबराह जो घर के थे वो पुलिस एहलकार थे। अब अगर आप कहें कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो खैर हम आगे चल के प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस तो करेंगे। सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात हर रोज़ मीडिया पर आने पर, मेन स्ट्रीम पर आने के बावजूद थम क्यों नहीं रहे हैं? क्यों ख़वातीन को बारहा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? क्यों घरेलू मुलाज़मीन को तशद्दुद? क्या यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मौजूद नहीं है? क्या यहाँ पर बच्चों के हवाले से कोई एक्ट मौजूद नहीं है? लेकिन इस पर सुनने वाला, मानने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अदालतों का रुख करे, कानून से इंसाफ मांगे। कैसे मांगे? इतने इतने लंबे केसेस चलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती और फिर इन दी एंड आप उसी तरह से बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे यहाँ किसी को मिसाल बनाने की रिवायत कभी सामने आई ही नहीं, इसी वजह से जिसका जो दिल करता है वो करता फिर रहा है। आज हम कुछ मुआशरती पहलू भी डिस्कस करेंगे और कुछ कानूनी तकाजे इसमें क्या कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, उमर इरशाद साहब ने ज्वाइन किया है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, और नायाब जान जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नायाब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। बेतहाशा वाक़यात, एक लंबी लिस्ट पड़ी है और हर दौर में ये वाक़यात रुकने पे नहीं आ रहे, वो चाहे घरेलू मुलाजमीन हैं, वो चाहे ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हैं। क्यों बीइंग हम दावे ये करते हैं कि दौर बहुत जदीद हो गया है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग ही अपने मुलाजिमीन पर तशद्दुद कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया। इसमें दो तीन पहलू हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सिर्फ कानूनी पहलू डिस्कस नहीं कर सकते, हमें समाजी रवैयों के ऊपर भी डिस्कशन करना है। तो आई थिंक कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं कि जो जिस तरह के समाजी रवैये हैं और हम ये कहाँ से सीखते हैं। सबसे पहला मेरा ख़्याल है जो घरेलू मुलाजमीन के तशद्दुद में जो पाकिस्तान के अंदर एक तबकाती जो डिवाइड है, जो निज़ाम है, जो कि जितने भी लोग जो प्रिविलेज तबकों से हैं उनके अंदर ये रवैया, उनके घरों में, उनकी स्कूलिंग से, हर जगह ये होता है कि हम सुपीरियर हैं बाकी लोगों से। और जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं वो इन्फीरियर हैं, वो कम हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो ये तबकाती डिवाइड है, तबकाती निज़ाम है, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब आप बात करें ख़वातीन और बच्चों की, तो उसमें एक एडेड लेयर आता है जो माशरे के अंदर किसी भी जो कमज़ोर तबका है जिसमें ख़वातीन और बच्चे आते हैं, फिर उस पर एक एडेड ये एलिमेंट है। पहले ही हम सारे घरेलू मुलाजमीन को ही तबकाती निज़ाम की वजह से कमतर समझते हैं, और अगर वो खातून या बच्चा हो और क्योंकि हम उसे वैसे ही कमज़ोर समझते हैं, हम कहते हैं ये क्या कर लेगा, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं तशद्दुद के लिए। और इससे डील करने के लिए हमें ऑफ कोर्स रियासत की तरफ से भी जो है वो कवानीन और कानून और इंसाफ के निज़ाम पे भी बात करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें तालीम का निज़ाम, हमारा जो तबकाती निज़ाम है और जो समाजी रवैये हैं उन पे भी बात करनी है। बिल्कुल, सबसे पहला जो इशू है वो यहाँ पर है, इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। उमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंसाफ के तकाजे किसने पूरे करने हैं? देखें जी, ये तो बिल्कुल स्टेट का काम होता है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ जो तबकाती निज़ाम को इसको ठीक करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमें अपने लॉज को अमेंड करना पड़ेगा। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन की कि आप बिल पास करें इनका, ये जो घरों में लोग काम करते हैं इनका कोई लीगल स्टेटस तो डिक्लेयर करें। इससे पहले तक तो इनका लीगल स्टेटस ही डिक्लेयर नहीं था। तो उसके बाद 2019 के अंदर बिल पास हुआ पंजाब के अंदर,
उसके बाद उसी बिल को बाकी प्रोविंसेस ने भी ऑन किया, इस्लामाबाद ने भी ऑन किया। अच्छा, अगर आप वो बिल पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है कि इन्होंने उन्हें एज अ डोमेस्टिक वर्कर उन्होंने इन्हें डिक्लेयर किया है। इनके वेजेस के हवाले से, इनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप वो पूरा बिल पढ़ेंगे उसमें फ़िज़िकल वायलेंस को उन्होंने क्लियरली उसमें डिफ़ाइन नहीं किया। सही कि अगर कोई बंदा फ़िज़िकल वायलेंस करता है किसी वर्कर के साथ, डोमेस्टिक वर्कर के साथ, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या होगी, उसमें क्लियरली कोई डिफ़ाइन नहीं किया। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बाकी दुनिया के बाकी मुल्कों की तरफ देखें तो तकरीबन गल्फ़ में देखा जाए तो गल्फ़ में भी तकरीबन पूरे गल्फ़ के अंदर जो है वो उन्होंने अपने लॉज ऑलरेडी बना चुके हैं। सिर्फ एक ओमान बाकी रहता है कि जिसके अंदर अभी तक उन्होंने इसके हवाले से अभी लॉज नहीं बनाए। बहरीन ने 2012 में बना लिए। उसके अलावा आपका कहना ये है कि मौसर कानून साजी ना होने की वजह से ये इकदाम हो रहे हैं। नायाब, बीइंग अ सोसाइटी हम लोगों को अब आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है। मुझे बताएं, ये जहनी बीमार लोग भी हमारी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारे अपने इर्द गिर्द मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अपने बच्चों के लिए बड़ा उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, बड़े अच्छे आपको लगते हैं, लेकिन जब उनका रवैया मुलाजमीन के साथ आता है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्या हम इसको क्या कोई ज़हनी बीमारी कह सकते हैं? मेरे ख्याल में ज़हनी बीमारी से ज़्यादा ये हमारा नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग भी ये बन चुका है ना, क्योंकि जब आप जिन वाक़यात की आप बात कर रही थी उसमें जब आप देखें कि जो लोग जिनके घरों में ये होता है उनको बाय एंड लार्ज हम ज़हनी मरीज़ तो नहीं कह सकते ना, वो सोसाइटी के नॉर्मल फंक्शनिंग मेंबर्स हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए मेंबर्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मेंटली साउंड और स्टेबल हैं। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि रवैयों का, इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि कानून साजी में एक और पहलू जो है कि उस सिविल सोसाइटी ने बहुत मेहनत की कि हम यहाँ तक आएँ और इस चीज़ के ऊपर कानून साजी हो, लेकिन पिछले चंद सालों से ओवरऑल जो सिचुएशन है उसकी वजह से कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकती, एक पॉलिटिकली अनस्टेबल, सोशली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकती। तो उसमें दो तीन कुछ फ्लॉज उसमें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन का मसला हमारी मैक्रो सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ भी लिंक्ड है। मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि जो पंजाब का जो कानून है उसके अंदर बहुत सारे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कंप्लेन कर चुके हैं कि रूल्स बनने में बहुत देर हुई इस एक्ट के लिए। उसके साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत कम हैं, यानी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो तब एक्टिव हो सकता है अगर कोई वाक़या ऑलरेडी रिपोर्ट हो जाए और तशद्दुद हो जाए। तो अगर हमने सही मानों में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें लोगों को सेंसिटाइज, मुलाजमीन को खुद पता होना चाहिए कि उनके हुकूक क्या हैं, उन्होंने जाके लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना है, ये चीज़ें उनको गारंटीड हैं अंडर दिस एक्ट, तभी हम इसको प्रिवेंट करेंगे। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है मुलाजमीन की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले ही ऐसे तबके से हैं जो अच्छा, आई मस्ट से यहाँ पर मुलाजमीन की एक वो भी कैटेगरी मौजूद है जो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, उसमें फिर क्या करें लोग? वो तो देखें जी, हर कानून में, हर तबके में ये वाला डर तो होता है कि कोई एक्ट मिसयूज़ होगा या कोई कानून मिसयूज़ होगा, लेकिन वो एक माइनॉरिटी की वजह से हम मेजॉरिटी की प्रोटेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना। सो ये तो हर जगह हो सकता है कि कोई ना कोई ख़तरा है मिसयूज़ का। हमें ये सोचना है कि जो मेजॉरिटी है इस तबके की वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई है और वो बहुत डेस्परेट कंडीशंस में अपने घर छोड़कर इन घरों के अंदर रहते हैं, उनके पास और कोई घर भी नहीं होते, और जब तक वो इनफॉर्मल लेबर करते रहेंगे और वो प्रोटेक्शन के अंदर वो रजिस्टर्ड वर्कर्स नहीं होंगे, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे, तो तब तक हम उनकी प्रोटेक्शन गारंटी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। उमर साहब, मुझे ये बता दें, ढेरों केसेस आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के आते होंगे, कितने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँच जाते हैं? कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और इसके अलावा दूसरी रीज़न ये है कि क्योंकि ये वो तबका होता है कि जिसके पास वसाइल नहीं होते, फाइनेंशियल इनकी पोजीशन ये इस पोजीशन में नहीं होते कि ये किसी लॉयर को हायर कर सकें या अपने केस को आगे लेकर चल सकें। आप अक्सर केसेस में देखेंगे, जिस तरह 2016 के अंदर तैयबा टॉर्चर केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, तो उसमें भी प्रॉपर वीडियो लीक होती है, उसके बाद
वो 2016 दिसंबर 28 दिसंबर 2016 का वो इंसिडेंट है, और 2 जनवरी 2017 को उसका जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने इसका सो मोटो लिया। सो मोटो के बाद उन्होंने जो एग्रीमेंट उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ था उसे ओवर रूल किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस केस का ट्रायल चला, क्योंकि वो उसमें जो एक्यूज़ थे वो एडिशनल सेशन जज साहब थे और उनकी वाइफ थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जी ये खुद एडिशनल सेशन जज हैं, एक मजिस्ट्रेट जो कि उनका सबॉर्डिनेट है वो किस तरह उनका फेयर ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने इनका ट्रायल कंडक्ट किया और उसके अंदर उन्हें पनिशमेंट डिक्लेयर हुई उन्हें। सही। ये अलग बात है कि उसके बाद उनकी सस्पेंशन में वो गए 426 में और उसके बाद उनकी बेल हो गई, लेकिन ये है कि वो भी उन्हें जो सज़ा हुई थी उस वक्त वो सेक्शन 328A PPC के तहत हुई थी। वो किसी प्रॉपर कोई एक्ट उस वक्त तक अभी तक कोई मौजूद नहीं था, इसलिए 328A जो कि चाइल्ड के हवाले से है कि उनको अगर कोई फिज़िकली सेक्सुअली या मेंटली अगर कोई टॉर्चर करता है तो उसके हवाले से था। तो बात करने का मकसद ये है कि वो तो एक केस था कि वो हाईलाइट हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना सो मोटो एक्शन ले लिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि केसेस रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट अगर हो भी जाएं तो बच्चों के माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन ये नहीं होती कि वो अपना लॉयर अफोर्ड कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन चीज़ों को लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। मैं इसी तरफ आने वाली थी नायाब, मैं आपसे ये जानने वाली थी, सोशली आप बड़ा एक्टिव नज़र आती हैं, ख़वातीन की बात करती नज़र आती हैं, डू यू थिंक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए? क्योंकि इंसाफ तो तभी मिलेगा जिसके पास पैसे होंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो यहाँ पर हालात चल रहे हैं। सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ख़वातीन के लिए बात की जाए, बच्चों के लिए बात की जाए, मुआशरे में उनको बताया जाए कि भाई यहाँ पर ये सलूक इनके साथ हो रहा है, सरकारी सतह पर बात पहुंचाई जाए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो जहां पर ये मुतासिरा लोग जाएं बगैर किसी डर खौफ के, बगैर किसी इस बात के कि उनको पैसे देने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। लेबर डिपार्टमेंट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स, उनका जो रोल है उसके अंदर ये चीज़ है। तो जहाँ जहाँ हमने हिस्टोरिकली देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल सर्विसेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको इतना एम्पावर नहीं किया जाता, वो अंडर फंडेड भी होती हैं, अंडर रिसोर्स्ड भी होती हैं, ओवरबर्डन्ड भी होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एम्पावर होना चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट्स को एम्पावर होना चाहिए। आप देखेंगे छोटी सी एक मिसाल है कि मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन भी इतनी मुश्किल होती है, बड़े बड़े जो इदारे हैं वही इसके साथ अबाइड नहीं कर रहे होते जो मिनिमम वेज है। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट्स का एम्पावर होना, यही प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास अवेलेबल। सेकंड ये चीज़ है कि देखिए मीडिया के ऊपर इन चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करना और सेंसिटाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे ख़्याल में आज का जो दौर है उसमें अगर कोई एक्चुअल जमहूरी प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी की भी आवाज़ पहुंच सकती है रिगार्डलेस ऑफ क्लास एंड स्टेटस, तो वो मीडिया है। तो इन इश्यूज़ को मैं अभी भी ये समझती हूँ कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ये सोशल इश्यूज़ हैं उनको इस तरह से तरजीह नहीं दी जाती। अगर आप प्राइम टाइम देखें, शाम के वक्त जो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे होते हैं उसमें सोशल इश्यूज़, ख़वातीन के इश्यूज़, बच्चों के इश्यूज़, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती आज भी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रेटिंग्स नहीं आती, हम इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते उस वक्त। तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल पूरा हमारी एक माशरती जो है नेग्लिजेंस है इसके अंदर। और मैं दोबारा इस बात को ज़रूर रिएट्रेट करूँगी कि ये जो तबकाती निज़ाम है और जो हमारे रवैये हैं लोगों के, जिस तरह हम बटे हुए हैं, देखिए हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ़ जो तबकात हैं वो इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो अपर क्लासेस हैं उनके स्कूल्स भी अलहदा, हाउसिंग भी अलहदा, हर चीज़ अलहदा, और हमारी ओनली इंटरेक्शन जो लोअर क्लासेस के साथ होती है वो घरेलू मुलाजमीन के साथ, और कोई उठना बैठना मिलना कोई है ही नहीं। तो मुख्तलिफ तबकात का आपस में बैठना, इंटरमिंगलिंग होना, एक दूसरे से बातचीत करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन रवैयों को बदलने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है रवैयों में तब्दीली। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो मुतासिरा शख्स किस तरह से अदालत से रुजू कर सकता है अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया, घरेलू तशद्दुद का, मुलाजमीन पर तशद्दुद का,
खामद ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, सो सबसे पहले उसको किस प्लेटफॉर्म पे जाना है? उमर साहब से मैं जानूंगी ये, और फिर वो किस तरह से इंसाफ के लिए किन स्टेप्स, किन मराहिल से गुजरता है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर इरशाद साहब की जानिब में बढ़ूंगी। और उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, गाइड करना है कि खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है तो उन्हें चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। किसी मुलाजिम पर कोई तशद्दुद का वाक़या हो, किसी खातून पर, सबसे पहला स्टेप उन्हें क्या उठाना है? देखें जी, उसके लिए तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि पुलिस स्टेशन से रजू किया जाए। ठीक है। उसमें यह है कि अगर तो मुलाजिम के हवाले के से जो कुछ चीज़ें जो प्रोटेक्शन बिल के अंदर डिफ़ाइन है वो जस्ट वेजेस के हवाले से है, जो वायलेंस के हवाले से है उससे तो पीपीसी ही डील कर, ताज़ीरात पाकिस्तान ही डील करती है। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो यही है कि वो पुलिस से रब्ता करे। पुलिस से अगर उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर कोर्ट की तरफ से जो है उसे रिलीफ मिल जाता है। तो उसके अंदर ये है कि अभी तक जो सज़ाएँ हैं, सज़ाओं के हवाले से अभी कुछ चीज़ों की अमेंडमेंट्स की कुछ ज़रूरत है कि जो फिज़िकल वायलेंस है उसके हवाले से सज़ाएँ सख्त करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैन इज़ जस्ट लाइक एनिमल, उसे सिर्फ जो कानून है वो ही कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जब से ई चलान स्टार्ट हुए हैं लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से भी पीछे खड़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं है, हम उसके साथ डील करके यहाँ से निकल नहीं सकते, हमें चालान जो है वो पे करना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर लोगों को कानून का डर होगा कि हमें अगर ये हम लोग ये गलत काम करेंगे तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। सही कहा नायाब, क्या यही वाहिद हल है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, बताया जाए कानून बहुत सख्त है, अगर आपने कुछ किया तो बचत नहीं है, वाक़यात रुक जाएंगे? मैं समझती हूँ कि ये पार्शल हल है। जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए जो कानून भी होता है उसके भी दो मकासद हैं। एक तो ये कि सज़ा दी जाए, लेकिन एक प्रिवेंटिव भी होता है कि लोगों के इस तरह के क्राइम्स को हम रोक कैसे कर सकते हैं। तो रोका तभी जा सकता है, एक ऑफ कोर्स ये कि सज़ाएं हों, लेकिन साथ ही साथ जैसा हमने कहा कि उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में लोगों को अपने राइट्स का पता होना, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कानून का निज़ाम भी इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा ओवरऑल जिस तरह मीडिया के ऊपर जो मैसेजिंग होती है, माशरे के अंदर जिस तरह तबकात आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों का आपस में काम करना मैं समझती हूँ कि तभी, क्योंकि देखिए मसला ये है कि जब तक कोई इंसान, एक तरफ ऐसा इंसान है जिसको अपने हुकूक का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है और दूसरी तरफ ऐसा इंसान है जो ये समझता है कि वो किसी से बालातर है, तब तक इस इक्वेशन के अंदर जो है वो रोकथाम नहीं होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें बैरियर्स लेकर आने हैं, प्रोटेक्शंस लेकर आनी हैं, और वो तभी आएंगी जब इंसाफ का निज़ाम और जो माशरती रवैये हैं उनको हम साथ साथ लेकर चलें। मिलजुल कर आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा। आप देखने वालों को मैसेज ना आए, आप क्या देना चाहिए? बिल्कुल यही मैसेज है कि देखें, ये जो आपके घर जो घरेलू मुलाजमीन काम करते हैं वो बहुत ही अपनी कुछ मजबूरियों के तहत वहाँ आते हैं और हमारे पूरे घरों का निज़ाम संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए उनको उनके हुकूक दिए जाने चाहिए और किसी किस्म का तशद्दुद उन पर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये सब लोगों को सोचना है, समझना है। उमर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग घरों के अंदर काम करते हैं वो डेफिनेटली उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अपनी बेहतर करने के लिए वो घरों के अंदर काम करते हैं एक मजबूरी के तहत, तो लिहाजा उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उनको भी इंसान समझा जाए। और इसमें कुछ चीज़ें स्टेट के करने वाली भी हैं कि उसमें पब्लिक अवेयरनेस पैदा की जाए दोनों हवालों से। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस होने चाहिए और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए भी अवेयरनेस के मैसेजेस होने चाहिए। अगर ये हमारा माशरती तौर के ऊपर एक पूरे का पूरा माशरा जब एक अवेयरनेस पैदा होगी तो उससे ही चीज़ें बेहतर होंगी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया के अंदर इवन हम लोग अमेरिका की मिसालें देते हैं हर काम के अंदर। अमेरिका ने 1875 के अंदर 13 अमेंडमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें
जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके राइट्स डिक्लेयर किए थे, लेकिन उनके भी 1865 में करने के बावजूद पूरी 19th सेंचुरी के अंदर उनका 1% का भी उसमें बेहतरी नहीं आई। सही। लेकिन विद द टाइम बीइंग जब उनका सोशल सेटअप आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ तो फिर ही उनके जो लॉज थे वो इम्प्लीमेंट हुए और वो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकें। इसलिए ज़रूरी है कि ये लॉज भी ज़रूरी हैं, इसकी सज़ाएँ भी ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ जो स्टेट का करने वाला काम है वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस वो दोनों के लिए होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी होनी चाहिए, वो वर्कर्स के लिए भी होनी चाहिए। वर्कर्स को अपने राइट्स का पता होना चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपने जो है उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें अपने मुलाजम को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके लिए हम सबको मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना है। मीडिया है, हमारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ये जब तक सब एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो जिनकी बर्थडे है जी, एक और लिस्ट है, हमने उनको भी विश करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी हमने सेगमेंट शामिल करना है टुडेज हेल्थ टिप। सो आज हम आपको बताएंगे आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उनका जिक्र करते हैं। आज हमने सेलेक्ट किया जी सौंफ। इसके फ़वाइद क्या हैं? नज़ला ज़ुकाम बुखार की सूरत में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर है, और आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल अच्छा है। वो लोग जो कि अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप पानी में बॉयल करके इसका इस्तेमाल करेंगे, सौंफ का पानी बॉयल करके आप एक बॉटल में रख लें, उसका इस्तेमाल करेंगे, आपका वेट रिड्यूस करता है। इसी तरह जी वो लोग जिनको इशू ये रहता है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, उनके माइंड में इकट्ठी चीज़ें चल रही होती हैं, सो वो ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी यादाश्त बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिगर की सेहत को बेहतर रखता है। फिर इसके साथ साथ जी जिन लोगों को जल्द के अमराज रहते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, या फिर स्किन उनकी बहुत ज़्यादा डल रहती है, सो ये जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत मौसर होता है। फिर इसमें जी कैंसर से लड़ने वाली खुसूसियात भी हैं, कैंसर होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस कर देता है। सो आपके घर में ये चीज़ मौजूद है, इसका इस्तेमाल आपने करना है, और इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सो हमने आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करना है और दीगर सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी ओपन मार्केट के हमने रेट बताने हैं, क्योंकि अब आपके सामने ही है मौजूदा हालात। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, अब आपको आगे हालात बेहतर होते नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि अब आपको सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा मिलेगा। सो आज की रेट लिस्ट क्या है आपको बताएंगे आज के भाव में। हाफिज़ दिलावर ओपन मार्केट से ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाफिज़ दिलावर। जी ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि लहसन और अदरक की कीमतों में जो है इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फ़र्क जो है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 240 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 270 रुपये तक प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की अगर कीमत की बात की जाए तो 430 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 480 रुपये तक लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर कीमत की बात की जाए तो 470 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 520 रुपये तक अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120-125 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। शलजम की कीमत की बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 35 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ लीमू की कीमत की बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ मेथी की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये तक मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। बंद गोभी की अगर कीमत की बात की जाए तो 20 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक,
जबकि बाज़ार में 25 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये 85 रुपये शिमला मिर्च जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मटर की कीमत की बात की जाए तो 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130 रुपये मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। यानी सरकारी रेट लिस्ट से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो रेट लिस्ट में है उससे ज़्यादा ही सब्जियां फ़रोख्त हो रही हैं। यही लोग कहते हैं कि प्लीज़ रेट लिस्ट को ही फॉलो कर दिया जाए। खैर, मीट रेट्स हमने आपको बताने हैं। सबसे पहले चिकन के रेट हैं। आपको ज़िंदा मुर्गी मिलेगी जी 326 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 501 रुपये में। इसके बाद जी रिटेल प्राइस है जी 334 और जिंदा है और इसका बना हुआ गोश्त है 501 रुपये में। और अब आपको बता देते हैं एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले जी हमारे पास प्राइस होगी जी रेट्स जो हैं उसके मुताबिक रिटेल और उसमें 295 रुपीज़ में 295 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होल सेल पर अगर आप जाएंगे तो होल सेल पर आप बचत करवा सकते हैं जी सिर्फ 2 रुपये की, और 293 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। आपके करीबी स्टोर्स पे आपको अंडे मिलेंगे जी 294 रुपये दर्जन, यानी तकरीबन पूरे 300 रुपये दर्जन में ही आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। सो इसके बाद अगर आपने बचत करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है, सो आप कैसे बचत कर सकते हैं। सेगमेंट है बचत बाजार। ऑफ कहाँ कहाँ लगी है। जे डॉट पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। स्टाइलो पे जी 51% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड इज सना सफीनास, यहाँ पर अप टू 30% ऑफ। अलकरम पर जी अप टू 30% ऑफ है। इसके बाद हमने अगला सेगमेंट शामिल करना है। डॉलर के रेट तो हम आपको बताते रहते हैं, बल्कि सारा दिन आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बाकी करेंसी का रेट भी अपडेटेड क्या है माल के हाल में। रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये थे जी करेंसी के डिफरेंट रेट। अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप विजिट कर सकते हैं। कमाश ब्रांड है, यहाँ पर भी ऑफ लगी है और यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। आपको एक ही छत तले डिफरेंट ब्रांड्स के काफ़ी सारे कपड़े मिल जाएंगे, सो आप जा सकते हैं, ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आगे हमने बढ़ना है और अब अगला सेगमेंट शामिल करना है एक दिन एक नेकी। अच्छा जी, तो आज का पैगाम हमारे साथ जो शेयर करेंगे हमारे स्कॉलर हैं जी अमानत रसूल साहब। आज का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर ये दिखाया और ये बताया। मोमिन दूसरे मोमिन के साथ अखुवत की बुनियाद पर अपने ताल्लुक़ को कायम करता है, यानी अल्लाह को मानते हैं दोनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर ईमान रखते हैं, आखरत को मानते हैं, कुरान अल्लाह की किताब है और जो कुतुब नाजिल हुई उन पर ईमान रखते हैं। तो जब नज़रिया एक होता है, जब अक़ीदा एक होता है, तो फिर उसका इजहार इंसानों की ज़िंदगियों में नज़र आता है और नज़र आना चाहिए। और वो इजहार यही होता है कि अक़ीदा जब एक है तो फिर
बाहमी मोहब्बत, मवद्दत और ताल्लुक़ भी नज़र आना चाहिए। यही इस्लाम की तालीम है। और ये तफरकाबाजी और फ़िरकावारियत ये बहुत बाद की पैदावार होती है। बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान वो अक़ीदा, वो सोच, वो फ़िक्र जो उसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत देती है, वो उससे हट कर अपने कायम करदा और पैदा करदा नज़रियात और अकायद को इख्तियार करता है, जिसकी वजह से माशरे में फूट पड़ती है, इंतशार पैदा होता है और इफ्तराक पैदा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरों में इस्तेहकाम हो, हमारे माशरों में हम आहंगी पैदा हो, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तरफ लौटें। यानी बहैसियत मुसलमान जब हम इस्लाम को मानते हैं तो फिर हमें पूरे तरीके से इस्लाम को मानना चाहिए। जो कुरान कहता है उस पर अमल करें, जो सुन्नत कहती है उसकी पैरवी करें, तो फिर ही ये मुमकिन है कि हमारे माशरे में एक हम आहंगी का रंग पैदा होगा, माशरे से जुल्म का, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा और माशरे में हम एक दूसरे के हक़ की पासदारी भी करेंगे और एक दूसरे के हुकूक़ को बेहतर तरीके से हम। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।